हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इससे पहले कि 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन का मैंने वीडियो पहले अपलोड किया था, बाद में 1 नंबर का अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जब ये वीडियो समाप्त होगा तो इसके लास्ट में इंड एक स्क्रीन का ऑप्शन आएगा जो आपको लास्ट में दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अभी जो आपको यहाँ पर एक थंबनेल दिखाई दे रहा है होगा उस वीडियो का, वैसा आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के सर्च बार में जाइएगा और वहाँ पर एपी का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो एपी का इंट्रोडक्शन लिखना, लास्ट में मेरा बस नाम इंक्लूड कर लेना RS यशवंत कुमार, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद से आप सर्च कर देना वहाँ पर, जैसा कि आपको इस वीडियो के नीचे थंबनेल दिखाई दे रहा है वैसा थंबनेल आपको दिखाई देगा और वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और पढ़ाई को जारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ से देखकर क्वेश्चन को देखेंगे, मैं किताब से पढ़ूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की एपी है और क्यों। जैसे कि हमें एक नीचे जो 4 नंबर 1, 2, 3 और 4 करके रोमन में क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें क्या है कि इनको पढ़ना है और हमें बताना है कि ये कौन सा जो इसमें जो ये चीज़ दिया गया है, जो सीक्वेंस दिया गया है वो क्या एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। यदि एपी बना रहा है तो हमें बताना है कि कैसे बना रहा है, और नहीं बना रहा है तो क्यों नहीं बना रहा है, ये बात होता है। तो यदि मैं आप लोगों ने उस वीडियो को मेरा देखा होगा जहां मैंने इंट्रोडक्शन कराए थे और कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन कराया था, 3 नंबर का, 4 नंबर का एक लंबा वीडियो मैंने बनाया था, लगभग 1 घंटे का वीडियो था। तो यदि उस वीडियो को आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे हम जाँच करेंगे कि कोई संख्या एपी है या फिर नहीं है, इसको मैंने वहाँ पर बताया था। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर होने वाला है। फिर भी अगर नहीं भी देखेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें इसको कैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये तो पहला कंडीशन ये दिया गया है कि निम्नलिखित स्थिति में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की एपी है, और नीचे अब 1 नंबर हमसे क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ से दिखाएं तो क्वेश्चन 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस पर आते हैं तो 1 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जैसा कि एक टैक्सी है और उस टैक्सी का किराया है कि यदि आप शुरुआती दौर में 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपये देना होगा। उसके बाद आप जितना जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत का 15 रुपये देना होगा, उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे उसमें क्या होगा कि आपको 8-8 रुपये ज़्यादा देना होगा। यही इसमें कहा गया है और पूछा गया है कि बताइए कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आइए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि ये एपी बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। तो यदि हमें यहाँ पर देखा जाए तो हम प्रथम किलोमीटर का, ठीक है ना, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो हमें दिया गया है 15 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद जितना भी हम बढ़ेंगे उतना में क्या होगा कि हमें 8-8 रुपये और बढ़ा कर देना होगा। जैसे में यदि हम यहाँ से अब दूसरे किलोमीटर की बात करें, ठीक है ना, दूसरे किलोमीटर का किराया की बात करें तो 15 रुपये देना होगा, प्लस में और 8 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर छूट है, क्योंकि अगर हमें पहले किलोमीटर के लिए अगर 15 रुपये देना होता है तो दूसरे किलोमीटर के लिए हमें 30 रुपये देना होगा। लेकिन यहाँ पर 30 रुपये ना देकर यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, 8 रुपये दिया जा रहा है। यानी सॉरी, मतलब 15 रुपये ना देकर 8 रुपये दिया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया गया है 7 रुपये का। तो जब ऐसा हम काम करते हैं तो दूसरे किलोमीटर का हमें किराया हो जाता है 8 5 13, यानी कि 23 रुपये हमें लगेगा, ठीक है। यदि अब कोई व्यक्ति है उसको इसके अलावा अभी उसको और आगे तक जाना हो, जैसे कि मान लीजिए कि कहा जाए कि तीसरे किलोमीटर तक उसको जाना है, यानी कि 3 किलोमीटर जाना हो, तब वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं तीसरे किलोमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरे किलोमीटर का किराया तो पहले के लिए 15 रुपये देता है, दूसरे के लिए उसे 23 रुपये देना होगा। अच्छा, तीसरे के लिए बात करें तो 15 रुपये देना होगा, प्लस
फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है तो फिर से 8 रुपये देना होगा, और फिर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है तो फिर से 8 रुपये देना होगा। ऐसे समझे, या फिर ऐसे समझे कि 2 किलोमीटर के लिए तो उसने 23 रुपये दे दिया है, और हमें उसमें क्या करना होगा, तो और हमें उसमें 8 रुपये बढ़ा कर देना होगा। इस तरह से हम बात को समझ सकते हैं। एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक तो उसे 15 रुपये देना होगा, और अब 2 बार एक्स्ट्रा चला है, यानी कि 2 गुणे 8 किलोमीटर भी हो सकता है। आगे समझते हैं। यहाँ से 8 8 16 और 16 और 15 शायद 15 15 30 31 हो जाएगा भाई, ठीक है। 8 16 6 5 11 31 किलोमीटर हो जाएगा। ये किसका, तो दूसरे किलोमीटर का किराया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब बात ये आता है कि शुरुआती दर में उसे 15 रुपये दिए हो, तो दूसरे दर में उसे कितना 23 रुपये, फिर उसे कितना दिया होगा 31 रुपये देना होगा। इसी प्रकार वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे 8 8 रुपये उसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब हमें बताना कि ये AP है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटी इसको मान के चलूँ कि ये AP है, तब हम इसको कैसे, इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 15, फिर कितना लिखेंगे 23 लिखेंगे, और फिर कितना लिखेंगे 31 लिखेंगे। अब ये AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसके लिए एक तरीका ये होता है कि जितने भी इसमें ये पद आए हैं, ये सारे टर्म्स के हम क्या निकालेंगे, सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, ठीक है ना। अगर सबका कॉमन डिफरेंस 1 बराबर आया, ठीक है ना, सबका कॉमन डिफरेंस 1 बराबर आया तो हम कहेंगे कि ये AP बना रहा है, और यदि नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये AP नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं जैसे में कि इसमें हम निकालते हैं इन दोनों का पहले कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने कॉमन डिफरेंस का बताया था कि उसको D से सूचित किया जाता है, यानी सार्वअंतर को D से सूचित किया जाता है। फार्मूला होता है कि A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A2। जैसे में यहाँ पर 3 पद है तो मैंने 3, ऐसे ही अगर चौथा पद होता तो A4 माइनस A3 लिखते, पांचवा पद होता तो A5 माइनस A4 लिखते हैं। इस प्रकार इस फार्मूले को हम करते हैं, यानी कहने का मतलब कि दूसरे में से पहले को घटाते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक उसके बाद वाले उसके पहले वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। A2 की वैल्यू यदि हम देखें तो यहाँ से 23 है, तो हम यहाँ पर 23 लिखेंगे। A1 की वैल्यू देखें तो 15 है, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर आते हैं A2 का वैल्यू कितना है 31 है, और 23 का ये मतलब A3 का वैल्यू 31 है, और A2 का वैल्यू कितना है 23 है। तो यहाँ पर समझते हैं 11 में से 3 जाएगा तो कितना 8 बचेगा, ये भी 2 और ये भी 2, यानी कि अगर हम इसका देखें तो दोनों पद का जो सार्व अंतर आया है वो 8 आया है। तो जब ये दोनों पद एक समान आए हैं, यानी कि तीनों पद का जो अंतर है वो क्या है, 1 बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये AP क्या कर रहा है, बना रहा है, यानी कि AP क्या है। हम इसका आंसर क्या डालेंगे कि AP है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो AP बना रहा है, ठीक है। अब इसी का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके विषय में बात करते हैं। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे में एक क्या है, एक बेलन है, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, एक जैसे क्या है कि एक बेलन के आकार का बर्तन है और उसमें कुछ हवा की मात्रा है, और एक वो पंप है जो जितना उसमें हवा भरा है उसका 1/4 क्या कर देता है कि बाहर कर देता है। फिर दूसरे बार में भी जितना उसमें शेष हवा बचा उसका 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर कर देता है। फिर तीसरे बार में जितना शेष बचा उसका 1/4 क्या कर देता है, बाहर कर देता है। सबसे पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, उसके बाद इसको पूरा डायरेक्टली समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि जो बेलन है उस बेलन में हवा 64, ठीक है, मान लेते हैं कि 64 है, क्या है 64 इकाई है, हम इसको मान लेते हैं। तो इसका क्या करेगा कि 64 का 1/4 वो बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो 64 का 1/4 निकाला, यानी कि 64 का मतलब गुणा 1/4, इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 4 एकम 4, 16 चौके 64, ठीक है ना 16, यानी कि 64 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो ये बचा 14 में से 6 गया 8 और 5 1 4 हो गया, यानी कितना बचा 8 6 14 4 5 6, कितना बचा 48 बचा। यानी कि उसमें प्रारंभ में 64 था, लेकिन उसमें से पंप ने क्या किया कि उस 64 का 1/4 बाहर निकाल दिया, यानी कितना बचा 48 बचा।
अगर दूसरे कंडीशन में देखें तो फिर इस 48 का क्या करेगा, वो 1/4 बाहर करेगा, यानी 48 फिर 48 का 1/4 बाहर करेगा, यानी शेष उसमें हवा अब कितना बचा है सिलेंडर में, 48 बचा है और उसका 1/4 वो क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो जब 1/4 बाहर करेगा तो यहाँ से यदि हम करें तो 4 एकम 4 4 दूना के 8 12 बचा। तो यहाँ से हम 48 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचा बाबू, 36 बचा, यानी कि यहाँ से अब हमें 36 जो इसका होगा उतनी इसमें क्या बचेगा, शेष हवा बचेगा। तो ऐसे तो हम इसको वैल्यू से मानकर बता सकते हैं। फिर से आप देखेंगे कि 1/64 है और 1/4 इसका बाहर निकला है, यानी कि 16 निकला है। 64 का 16 हिस्सा बाहर निकला तो कितना, 48 बचा। फिर 48 का क्या करेगा कि 1/4 निकालेगा, तो 48 माइनस 48 गुणे 1/4 करेंगे। अब ऐसे अगर समझ में आ गया है तो हम इसको एग्जैक्ट बनाते हैं, जैसा कि किताब में इसका आंसर दिया गया है उस टाइप से हम इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी है, ठीक है ना, भी मान लेते हैं, भी है, ठीक है। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, भी है, इस चीज को हम मान लेते हैं। इसके बाद क्या कहा है कि इस भी का वो 1/4 क्या करता है, पंप बाहर कर देता है, यानी कि प्रथम बार में हम देखें तो प्रथम बार में क्या होगा, तो भी इसमें हवा है और इसका क्या कर रहा है कि 1/4 बाहर, तो 1/4 किसका बाहर, भी का बाहर, तो हम भी का 1/4 लिखेंगे। अच्छा, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी में 1 से गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम होगा 4, तो 1 से 1 4 जाएगा 4 मर्द में, तो 4 भी माइनस कितना हो जाएगा, भी, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 3v/4 होगा। यानी कि प्रारंभ में कितना था हवा, तो प्रारंभ में हवा भी था, जिसमें से उसने क्या किया कि 1/4 जब बाहर निकाल दिया तो उसमें अब बच गया कितना, 3v बचा, ठीक है ना, 3v/4 बचा। अगर हम दूसरा बार में देखें इसी का, ठीक है ना, दूसरा टाइम यदि हम देखें सेकेंड टाइम में, तो क्या है कि अब इस 3v/4 है और इसका क्या निकालेगा, 1/4 निकालेगा, तो 3v का 1/4, ठीक है ना, का 1/4। ऐसे हम करें तो ये 3v/4 होगा, माइनस 3v में 1 से करेंगे तो 3v कितना हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम होगा 4, तो यहाँ से 3 एक सेकेंड, यहाँ पर 3/4 होगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, यानी 4 और 16 का एलसीएम होगा 16, 4 चौका 16, 4 बार में गया तो 4 में 3 से करेंगे तो 4 3 के 12 भी होगा, 16 से 16 तो यहाँ से 3v होगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9v बटा कितना, 16। इस 9v को हम यदि चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3/16 और इसका हम कर सकते हैं स्क्वायर इंटू क्या, v, ठीक है ना। फिर से करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कितना इसमें बचा है, तो अब इसमें बचा है 9/16 भाग, ठीक है ना, 9/16। तो यदि हम तीसरे बार में यदि देखें, हम इसका तीसरा बार यदि हम देखें तो कितना बचा है, तो 9v/16 है और इसका फिर क्या करेगा, वो 1/4 निकालेगा, यानी कि 9v/16 का 1/4 करेंगे तो यहाँ से 9v/16 वैसे का वैसे, 9v भी वैसे का वैसे, और 16 चौके हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 और 64 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 64, तो 16 चौके 64 और 9 चौका 36 भी हो जाएगा, 64 कम 64 तो यहाँ से 9 भी हो जाएगा। 36 भी में से 9 भी को घटाएंगे तो यहाँ से 16 में से 9 गए तो 9 और 9 5 14 9 16 है, 9 है, ठीक है ना, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 2 बचा और बटा कितना, 64 भी। अगर हम इसको चाहें तो इस 27 को लिख सकते हैं 3/4 का क्या, क्यू इंटू भी, तो फिर से हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का क्यू हो जाएगा 27 और 4 का हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। तो अब हम इसको देखें कि कैसा ही इसका जो पद बना वो कैसे कैसे बना। तो हम देखें तो पहला बार में इसमें भी था, फिर बच गया इसमें 3v, हाँ कितना, 3v/4। फिर यदि देखें तो कितना बचा, तो अब बचा कि 3/4 का स्क्वायर भी, फिर कितना बचा, तो 3/4
क्यू का क्या भी, ऐसे ये क्या हुआ बचा। तो अब यदि हम इसके एपी को देखें तो इसका जो एपी होगा यानी इसमें सॉरी इसका अगर हम सार्वअंतर देखें कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर देखते हैं तो प्रथम पद इसका कितना हो जाएगा फॉर्मूला a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस कितना हो जाएगा a2, फिर कितना हो जाएगा a4 माइनस a3, ठीक है ना, ऐसे ये हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 3v माइनस 4 बटा भी है माइनस भी है। a3 का वैल्यू कितना है, तो इसका है कि हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का जो है वो कितना हो गया इतना, यानी कि 3/4 स्क्वायर भी, a2 का वैल्यू कितना है 3v/4 कॉमा a4 का कितना है, तो a4 का है 3/4 का क्यू और माइनस कितना है a3 का, तो 3/4 स्क्वायर भी, ऐसे ये क्या है इसका बचा है, ठीक है ना। अच्छा आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, देखो यहाँ से ये दिखाई नहीं देने वाला है, इसको ऐसा करते हैं कि हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं a2 का वैल्यू हो जाएगा 3v/4 माइनस a1 का वैल्यू हो जाएगा भी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं a3 का हो जाएगा कि 3/4 का स्क्वायर भी और a2 का हो जाएगा 3v/4, ठीक है। अब यदि हम इतना ही से इसमें अंदाजा लगाएं तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये किसी भी सिचुएशन में एक समान डी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है। पीछे भी अगर आपने कोई किताब को आगे उलट कर देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 4 का कुछ क्वेश्चंस है जिसमें स्क्वायर देकर दिया है और आंसर उसमें आया है कि ये नहीं है, यानी एपी नहीं है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एपी नहीं है। या फिर इस एग्जाम्पल से भी हम देखें तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये 36 है, ये 48 है और इससे पहले 64 है। यदि इन सब का भी हम कॉमन डिफरेंस निकाले तब भी ये क्या होगा, एक समान नहीं होगा। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यह एपी नहीं बनाता है, यह एपी नहीं बनाता है, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इसमें है कि तीसरा नंबर, जैसे हम लोग ने पहला किया था ठीक वैसा ही ये क्वेश्चन है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। जैसे में एक क्या हुआ है कि एक कुआं खोदना है और उस कुआं का जब पहला बार खुदाई होगा तो उसका 150 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद जितना खुदाई होगा उसमें 50-50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुआं अगर खोदा जाएगा तो पहले बार में मिट्टी को निकाल कर फेंकने में क्या होता है कि बहुत आसानी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे और वैसे वैसे अगर उसको हम फेंकेंगे तो अब हमें क्या होता है कि मुश्किल होती है, यानी मेहनत ज़्यादा लगता है। तो उसी मेहनत को देखते हुए शायद क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि 50-50 रुपये क्या होंगे, बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो प्रथम मीटर का खुदाई है, ठीक है ना, प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च हमें दिया गया है 150 रुपये और इसके बाद कहा गया है कि जितना मीटर खुदाई होगा उसमें 50-50 रुपये बढ़ते चलेंगे। यानी कि अगर हम दूसरे बार में देखें, दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च देखें तो 150 रुपये प्लस 50 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, 200 रुपये।
फिर यदि हम आगे की ओर बढ़ें तो अगर हम तीसरे मीटर की खुदाई की बात करें या फिर उसका खर्च की बात करें तो 150 रुपये प्लस 50 रुपये, फिर से 50 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा समझो। या फिर ऐसे समझेंगे कि 200 रुपये तो हमें देने ही देने होंगे, उसके अलावा फिर से क्या करना होगा, तो 50 रुपये और एक्स्ट्रा देना होगा, और इस प्रकार हमें कितना 150 रुपये देना होगा। चौथे की बात करें तो कितना देना होगा, 300। पाँचवें की बात करें तो कितना देना होगा, 350 रुपये। यानी हर बार हमें क्या करना होगा, तो 50-50 रुपये क्या होगा, बढ़ाते चलना होगा। तो इस प्रकार हम बताना होगा कि ये एपी है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, यदि हम इसके सीक्वेंस को लिखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि 150 है, 200 है और 250 है। डैश डैश ये जहाँ तक हम लोग खुदाई कराते चलेंगे वैसे वैसे इसका रेट बढ़ता चलेगा। तो यदि हम इसका सार अंतर निकालें डी, तो क्या फार्मूला होगा कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 डैश डैश आगे जहाँ तक हम चलें। A2 की वैल्यू की यदि हम बात करें तो 200 रुपये दिया गया है। A1 का वैल्यू कितना है, 150। A3 का कितना है, 250। A2 का कितना दिया गया है, 200 रुपये दिया गया है। तो यहाँ से हम देखें तो ये भी 50 आएगा और ये भी कितना आएगा, 50 आएगा। यानी कि दोनों के जो सार्व अंतर है वो क्या है, एक समान है। और जब सार्व अंतर एक समान है तो ये क्या है, एपी बना रहा है। तो हम लिखेंगे कि यह एपी बना रहा है, यह एपी बना रहा है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करो। चलो आगे देखते हैं हम। इसमें का चौथा और आखिरी क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की 1000 नहीं है, 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये होता क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। जैसे में मिश्र धन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मिश्र धन ये होता है कि जैसे आपने मान लो कि किसी से 100 रुपये उधार लिए, और वो क्या होगा कि उसको हम लोगों ने साल भर के लिए रखा। अब उसमें क्या किया कि उसने कुछ इंटरेस्ट उसमें लगा दिए, ठीक है। तो उसको साल भर के बाद हमें 100 रुपये नहीं देने होंगे, 100 रुपये से कुछ ज़्यादा रुपये देने होंगे। और जितना रुपये ज़्यादा देने होंगे उस मेन पैसे के साथ, हम लोगों ने तो एक्चुअली में उससे 100 रुपये कर्जा लिया था, लेकिन उसको 100 रुपये तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा उसमें कुछ जो उसका ब्याज होगा, उस ब्याज को भी हम क्या करेंगे, उसके साथ देंगे। अगर मान लीजिए कि उसका ब्याज 120 रुपये हुआ तो 120 रुपये हम उसको साल के जब उसको हम लौटाएंगे तो 120 रुपये उसको लौटाएंगे। तो जो 120 रुपये होगा वो मिश्र धन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि पहले अब उसको दूसरा साल अगर हमें लौटाना होगा तो उसमें क्या होगा कि उसको तो पहले उतना रुपये देंगे ही देंगे, 120 रुपये उसका होगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा कि एक तो 20 रुपये ब्याज लगेगा, फिर उसका भी ब्याज लगता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम आगे साल को बढ़ाते चलेंगे, यानी पैसे को जितना दिए ज़्यादा दिन तक अपने पास रखेंगे उतना ही ब्याज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और मूलधन का भी बढ़ेगा प्लस ब्याज का भी ब्याज बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज का ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है, तो साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, केवल एक नियत ब्याज लगता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 20 रुपये लगा तो अगले साल भी 20 रुपये, उसके अगले साल भी 20 रुपये, उसके अगले साल भी 20 रुपये लगेगा, ऐसा ही लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो 10,000 रुपये दिया गया है वो मूलधन दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू दिया गया है। 8% कहा गया है, यानी कि वो उसका रेट है। और कहा गया कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि इतना है तो मतलब जमा की जाती है। जो इसमें साल है उसको मतलब बताया नहीं गया है, यानी कि जैसे जैसे हम साल को बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे उसका क्या होगा, ब्याज बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हुआ क्या है। एक्चुअली में यदि हम देखें तो दिया है कि ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर दिया क्या है, इसको हम देखते हैं। पहले हमें दिया गया है प्रिंसिपल का मान 10,000 रुपये, 10,000 ही है ना, हाँ 10,000 है। जो रेट परसेंट है वो 8% दिया गया है,
टाइम के विषय में कुछ नहीं कहा गया, यानी कि टाइम जैसे जैसे हम बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से अमाउंट निकालें, अमाउंट बोले तो वही मिश्रधन यदि हम निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इंटू में T। तो P का हम यहाँ से हम वैल्यू देखें तो कितना हो गया, 10,000 हो गया, 1 हो गया। R का वैल्यू कितना हो गया, 8 और बाटा कितना हो जाएगा, 100। पहले साल का लिए है इसलिए हम यहाँ पर T का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1। ये हो गया प्रथम साल का मिश्रधन। ठीक है ना, प्रथम साल के लिए। दूसरे अगर ईयर्स के लिए यदि हम देखें इसको तो फिर से वही फार्मूला होगा कि P A, ये प्रथम ईयर्स का अमाउंट और ये दूसरे ईयर्स का अमाउंट। दूसरे साल के लिए यदि हम देखें तो क्या होगा कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू T। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा कि फिर से वही 10,000 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, 1 रहेगा। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 8 छूटा हुआ है, नहीं ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि 8 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, 100। और इस बार दूसरे साल के लिए तो हम 2 लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार यदि हम तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल की अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इंटू T। ठीक ना, तो ये 10,000 वैसे का वैसे रहेगा, 1 प्लस R की जगह 8 बटा 100 और T के स्थान पर अभी कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और इस प्रकार ये सीक्वेंस क्या होगा, बढ़ते चलेगा। अभी मैंने अगर हम इसको ऐसे लिखें तो पहले साल के लिए है कि 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100। ठीक है ना, दूसरे साल की यदि लिखे तो इसमें कितना है, तो 10,000 है, 1 प्लस 8 बाई 100 और इस बार कितना है, 2। तीसरे साल की यदि हम लिखें तो इसमें भी कितना है, 10,000 है, 1 प्लस 8 बाई 100 और इंटू 3। ऐसे ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी मैंने बताया कि जब भी पावर क्यू इस सीक्वेंस में चले तो वो क्या होता है कि वो एपी में नहीं आता है। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो श्रृंखला है, ये हमें टर्म्स दिखाई दे रहा है, जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एपी नहीं है, एपी नहीं बनाता है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। अब देखो मेरे भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में वीडियो के बारे में फीडबैक दो। कहीं वीडियो में कोई भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, तब भी हमें कमेंट करो। ठीक है, इसके अलावा अपने साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन सारी चीज़ों के लाभ उठा सकें। ठीक है, बाकी के अगला जो मैं वीडियो जब लाऊंगा तो वो वीडियो होगा 9वें पद से, यानी कि उसमें 9वां पद के विषय में बताया जाएगा। ठीक है ना, बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।